हे एवरीवन, वेलकम टू क्लाइट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखो, अगर आप क्लाइट 2025 की तैयारी कर रहे हो देन यू कैन इनरोल इन आर टाइटन्स बैच। 24,999 का ये कोर्स है। नया बैच जो है अभी हमारा अपकमिंग मंडे जो कि 16th है आई थिंक, तब से स्टार्ट हो रहा है 16th ऑफ जैन। तो आप लोग चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। आपके घर पे 7 बुक्स हम भेजने वाले हैं, लाइव क्लासेस है, पर्सनल मेंटरशिप है, 50+ मॉक्स हैं, 1-to-1 सेशंस हैं, मतलब एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो वाई आर यू वेटिंग, जस्ट गो इन आवर एप्लीकेशन और वेबसाइट। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हो, डेमो क्लास देख के वहीं से इनरोल कर सकते हैं। इसके बाद है 103 किल्ड इन ट्विन ब्लास्ट एज मेमोरियल इवेंट इन ईरान। तो चलिए फिर इसको भी देखते हैं। ऐसे कोई मतलब देखो, फिर से वही बात है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बट हाँ देश दुनिया में क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए। तो 103 लोगों की मृत्यु हो गई है। ईरान में एक मेमोरियल इवेंट चल रहा था, वहाँ पे ब्लास्ट हो गई है, इसके वजह से ये चीज़ें हुई हैं। अब देखो, मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, यही आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो एग्ज़ाम के लिए होती है ना, वो समझने में समय लगता है, और जो समझ जाता है वो आगे निकल जाता है। जैसे अब ये न्यूज़ है ना, इसको बस पढ़ लो, आगे बढ़ो। ये जो कुछ कुछ बच्चे इसको भी नोट करने लग जाते हैं, तो ये सब टाइम वेस्ट है, नहीं आएगा एग्ज़ाम में। फिर यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड सेबी प्रोब टर्न्स द स्पॉटलाइट ऑन हिंडरबर्ग कंडक्ट। तो आपको हिंडरबर्ग वाला मामला याद होगा। मामला इसलिए भी याद होगा क्योंकि ये बेसिक न्यूज़ चैनलों ने भी कवर किया था। एक कंपनी है अमेरिका की, इसने बोल दिया था कि अडानी के शेयर जो है वो फर्जी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से अडानी जी के शेयर काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीचे हो गए थे। इंडिया में शेयर मार्केट काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये बोला है कि यार ये संस्थान जो है ना, ये अगर फर्जी तरीके के इसने कुछ रिपोर्ट दिए हैं, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दिए हैं, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और थोड़ा बहुत यहाँ पे आप कह सकते हो कि अडानी जी के मतलब फेवर में वर्डिक्ट है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट वर्कर्स लाइकली टू इंटेंसिफाई प्रोटेस्ट ऑन बीएनएस। तो आपको पता है आईपीसी का जो नया नाम है भारतीय न्याय संहिता, इसका सेक्शन 104 सब क्लॉज 1 और 2, ये सेक्शन याद रखना क्योंकि इस पर इतनी कंट्रोवर्सी हो गई, तो ये पता होना चाहिए। अब ये नोट हो जाना चाहिए कि ट्रक ड्राइवर को किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। जो 10 ईयर्स वाला पनिशमेंट एंड 7 लाख वाला फाइन है जो मैंने आपको बताया था, हिट एंड रन वाला, वो ये सेक्शंस में है। तो अभी ये प्रोटेस्ट और बढ़ सकती है। और बिल्कुल ये लखनऊ की न्यूज़ है, तो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, यहाँ पे पेट्रोल पंप में बड़ी दिक्कत चल रही है। बट लकीली मैंने इस प्रोटेस्ट से एक दिन पहले ही अपनी टंकी फुल कराई थी कार की, तो अभी उसमें है तेल, है ना। लेकिन मेरे काफ़ी जानने वालों को दिक्कतें हो रही हैं, तो वो वाला इशू है। सीजैक पीएम टू बी चीफ गेस्ट एट वाइब्रेंट गुजरात समिट। तो वाइब्रेंट गुजरात समिट होने वाली है, 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट होगी। कहाँ पे होगी? गांधीनगर में होगी, फ्रॉम Jan 10 to 12। इसमें टिमोर लेस्टी के प्रेसिडेंट जोस रमोस होटा, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैद अल निहान ऑफ यूएई, मोजिबिक प्रेसिडेंट फिलिप न्यूसी, ये लोग भी रहेंगे। प्लस अभी यहाँ पे सीजैक के पीएम को भी इसमें इनवाइट किया गया है। देन देयर इज़ अ न्यूज़ कि केजरीवाल ने ईडी का समन को फिर से स्किप किया है। देखो, चीफ मिनिस्टर हैं तो इनको अरेस्ट वरेस्ट करना तो यार नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और ऐसा किसी को सोचना भी नहीं चाहिए, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। बट हाँ, इनको भी एक बार ईडी को जवाब दे देना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है। पीएम लॉन्चेस इंटरनेट केबल प्रोजेक्ट इन लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप भारत का अभी एक ऐसा नया जगह बनता है जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर वाली केबल प्रोजेक्ट बनाने की प्रयास में चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। 1072 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं है वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, बट वो सैटेलाइट वाला इंटरनेट है। अब देखो, सैटेलाइट इंटरनेट और ऑप्टिकल फाइबर में क्या अंतर बता देता हूँ। देखो, ऐसे कुछ सैटेलाइट लगे रहते हैं और ये फिर कनेक्शन पकड़ते हैं, इसमें इंटरनेट चलता है, बट इसमें स्पीड ना स्लो आती है। जो ऑप्टिकल फाइबर आजकल आप लोग अपने घर पर लगवाते हो, चाहे जियो का हो चाहे एयरटेल का हो, तो आप देखते हो कि उसमें स्पीड बहुत तेज़ रहती है। तो दैट्स वाई अभी ये वाला सिस्टम वहाँ पर किया जा रहा है। फिर है अल्फ़ा के ऊपर एक आर्टिकल आया है एडिटोरियल पे, एक नहीं 2 आया है। एक तो ये आया ही, और टेक्स्ट वाले पेज पे उल्फा के ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल है। कल मैंने पूरा डिटेल में आपको उल्फा करा दिया है, तो वो आपको फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। इजराइल रेडी फॉर एनी सिनेरियो आफ्टर हिट किल्स हमास लीडर। तो देखो, इजराइल काफ़ी एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है अक्टूबर 7 पे उनके ऊपर जो हमास ने अटैक किया था उसके बाद। और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि हमास के एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर को इजराइल ने मार डाला है। तो अब इसका रिटेलिएशन हो सकता है, तो उसके लिए इजराइल ने बोला है भाई वी आर रेडी। इसके बाद देखिए, एक इंडियन रेलवे से अभी एक आरटीआई में किसी ने जवाब मांगा था कि भैया जो रेलवे स्टेशन के बाहर आपने प्राइम मिनिस्टर के सेल्फी पॉइंट्स लगाए हुए हैं, इसका खर्चा क्या है। तो यहाँ पे ऐसा आया है कि भाई हर सेल्फी बूथ लगाने में करीबन 1.62 करोड़ रुपीज़ का खर्चा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है।
अब इसके बाद देखो हुआ क्या कि इंडियन रेलवे ने अपने आरटीआई नॉर्म्स और टाइटन कर लिए, मतलब अब आरटीआई में उनसे जवाब मांगना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। तो वो वाली चीज़ है। आरटीआई क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो वो अभी हम यहाँ पे आगे करेंगे। लेकिन पहले ये चीज़ आप छोटी मोटी जो न्यूज़ थी ये समझ लिए। जैसे ये सब न्यूज़ हैं, ये एज ए इंडिविजुअल आपको कुछ समाज में मतलब सोशल क्या हो रहा है, क्या आपके ओपिनियंस फॉर्म हो सकते हैं सही गलत, वो सब है, बट एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव नहीं है। लेकिन अब एग्ज़ाम यहाँ पे आरटीआई नॉर्म्स जो है ना, आरटीआई क्या है, आरटीआई एक्ट के ऊपर क्वेश्चन थे, सब बन जाते हैं, तो वो देखना ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखो अभी आरटीआई एक्ट भी न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल है जिसमें ये बात चल रही, मतलब पिटीशन तो काफ़ी समय से फाइल है, लेकिन अब ये सुनवाई होने लग गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी आरटीआई के अंडर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। ये आप लोग थोड़ा सा पहले सोचो कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के अंडर आती है, तो जवाब है नहीं। एक और मेरा क्वेश्चन है, क्या सुप्रीम कोर्ट आरटीआई के अंडर में आती है? कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक। चलो यहां से देखना शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज पॉलिटिकल पार्टीज फियर्स ऑफ आरटीआई टू डिस्क्लोज इंटरनल डिसीजन मेकिंग। केस का जो नाम है ना, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरी एंड अदर्स, ठीक है। तो ये आपका ये वाला केस है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से आरटीआई एक्ट अभी न्यूज में आ गया है। तो पहले थोड़ा बेसिक की बात करते हैं, फिर हम इसकी बात करेंगे। आरटीआई एक्ट हमारे देश में कब आया? पहली चीज, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब का एक्ट है? पहली चीज। दूसरी चीज, क्यों आया? ठीक है, तो सिंपल सी बात है। पहले क्या होता था, 2004 से पहले की बात बताता हूं मैं आपको। होता क्या था कि कोई भी गवर्नमेंट चीजें करती थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज चीजें करते थे, आम आदमी उनसे जब जवाब मांगने जाता था तो उनको ठुकरा दिया जाता था, उनको मतलब ऐसे हटा दिया जाता था कि नहीं बताएंगे। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या बोला जाता है? पब्लिक सर्वेंट, मतलब जनता का सर्वेंट। लेकिन वो बिहेव ऐसा करते थे कि भाई हमारी मर्जी, हम तानाशाह हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक गांव है, वहां पे ये रोड बनी, ठीक है। अब भाई आपको पता है कि यार ये रोड ढंग से बनी नहीं है, आप गए पूछने ठेकेदार से या जो भी पीडब्ल्यूडी वाले हैं, आप वहां गए, उन्होंने कहा भागो यहाँ से, हम नहीं बता रहे, हमने कहाँ पैसा खर्च किया, हम नहीं बता रहे, क्या कर लोगे? तो इन सब चीजों को रोकने के लिए आरटीआई एक्ट लाया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इसके बाद क्या होता है कि भाई यहाँ पे इन जो जनता के प्रतिनिधि है ना, इनको आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जो पब्लिक सर्वेंट है, इनको आपको जवाब देना पड़ेगा कि यार ऐसी ऐसी चीज है, हमने इतना पैसा यहाँ लोकेट किया, हमने इतना पैसा यहाँ लोकेट किया। तो ये वाली चीज है। जैसे कि जुडिशरी की देखो क्या होता है, मुझे क्लैट के तो कोई केसेस नहीं पता है, लेकिन जुडिशरी में बहुत सारे मेरे दोस्तों ने जो पेपर्स देते थे, उन्होंने आरटीआई डाल के अपनी कॉपी निकलवाई, पर पहले ऐसे कोई प्रोसेस नहीं होती थी। तो मे बी क्लैट में भी ये सब सिस्टम होता हो, लोग करते ही हो। तो टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ इन्फो हो गया आरटीआई का सबसे पहला रीजन। और दूसरा, इसने एम्पावर किया है सिटीजन्स को। सिटीजन्स के पास एक पावर दी है कि वो इन पब्लिक सर्वेंट से उत्तर मांग सकते हैं, आंसरेबल कर सकते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया, जवाब दीजिए, आपने यहाँ पे कितने रुपए खर्च किए। अगर ये 1 करोड़ रुपए आए थे सड़क को बनाने के लिए, तो आपने वो 1 करोड़ रुपए कहाँ खर्च कर दिए, ठीक है। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि डिस्क्लोजर ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर। ये क्या है? ये क्या है कि आप क्या क्या इन्फो मांग सकते हो आरटीआई के अंदर में, ठीक है। तो देयर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिस्क्लोजर, फंक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हो, प्रोसीजर फॉलोड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग चैनल्स ऑफ सुपरविजन, अकाउंटेबिलिटी एक्सेट्रा अमॉन्ग अदर्स। बट देयर आर सम एक्सेप्शन ऑल्सो इन आरटीआई एक्ट। कौन से सेक्शन में मिलते हैं आरटीआई एक्ट के? सेक्शन 8 के अंदर आपको काफी सारे एक्सेप्शन भी मिलेंगे जो आरटीआई के अंदर में नहीं कवर होंगे। देखो सारे याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं, मे बी आपको रीड कर लेना तो आपको याद रहे। वरना सबसे ज्यादा जो एक चीज रहती है इसमें, सोवेनिटी, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इन सब चीजों के ऊपर एक्सेप्शन है। आप आर्मी से कुछ मांगोगे, आर्मी नहीं देगी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ठीक है। The disclosure of information, sorry. The disclosure of information can prejudicially affect sovereignty और integrity of India, तब आपको नहीं मिलेगी। Security, strategic, scientific, economic interest of the state, अब आप DRDO से मांग लो कुछ, इसरो से कुछ मांग लो, वो लीक होगी तो पब्लिक में बात फैल जाएगी, दूसरे कंट्री वाले चुरा लेंगे। Relation with foreign state से related, incitement of an offense, ठीक है।
इसके अलावा फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, डिस्क्लोजर ऑफ विच में कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तब भी नहीं मिलेगा। ट्रेड सीक्रेट होंगे, आप भाई हल्दीराम से कह लो कि तुम्हारी भुजिया कैसे बनती है, हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, हल्दीराम तो प्राइवेट बॉडी हो गई, लेकिन समझ रहे हो ट्रेड सीक्रेट का मतलब क्या होता है, तो वो आप मांग लो। इस तरीके से और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन मेन आपकी ये आपको ये ध्यान रखना है, प्लस सेक्शन का नाम ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन आपको कहां मिलते हैं, सारे के सारे सेक्शन 8 के अंदर मिलते हैं, ठीक है। अब देखो आरटीआई एक्ट के कुछ और भी फीचर्स हैं जो देख लिए जाएं। सबसे पहले एक है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हर ऑर्गेनाइजेशन में होगा। क्या नाम है इनका? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इनका क्या काम होगा? जो आरटीआई डलेगी वो इन्हीं पे डलेगी, फिर यही पूरा डेटा कलेक्ट करके रिप्लाई करेंगे, ठीक है। सब हाइपोथेटिकली समझा रहा हूं मैं आपको, जिससे सब समझ में आ जाए आपको, ठीक है। फिर एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगी और एक होगी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। आप नाम से समझ सकते हो, ये स्टेट पे सुपरवाइज करेगी चीजों को और ये सेंटर पे सुपरवाइज करेगी। अब आपने जैसे कोई आरटीआई डाली, ठीक है, मान लो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है नंदिनी, ठीक, नंदिनी ने आरटीआई डाली, तो नंदिनी को जवाब मिनिमम कितने दिन में मिल सकता है? 30 डेज। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 30 डेज के अंदर आपको रिप्लाई करना है, ठीक है, सामने वाले को। जैसे नंदिनी ने नगर पालिका में डाला कि भाई कचरा यहां से कौन उठाने की जिम्मेदारी है, नाम बताओ, उठा नहीं रहा है, तो उसको 30 दिन के अंदर रिप्लाई करना ही होगा कि हाँ यार ये फला फला बंदे किया है, इस वजह से नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैक्सिमम 30 डेज। और अगर मामला लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड हो ना, तब आपको 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई करना है। और अगर रिप्लाई नहीं करते हो तो फिर रिफ्यूज करना है और उसके साथ रीजन देना है कि क्यों नहीं बता रहे हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैटर लाइफ एंड लिबर्टी का है देन यू नीड टू रिप्लाई विद इन 48 आवर्स, अदरवाइज टेल देम द रीजन कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। इसके बाद अगर पीआईओ से आप नाराज हो या फिर आप जिस भी अथॉरिटी पे कंप्लेन करना चाह रहे हो, आरटीआई के थ्रू उनसे कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हो, वो नहीं बता रहे हैं या कुछ गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो पहली आप अपील कहां कर सकते हो? डिपार्टमेंट अपीलेंट अथॉरिटी, ठीक है। हर डिपार्टमेंट की अपनी अपीलेंट अथॉरिटी होगी, वहां पे आप कर सकते हो। अगर वहां पे ना निकले तो जो हमारी इंफॉर्मेशन कमीशन है, आप यहां पे अपील कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब जो सबसे लास्ट का मुद्दा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई एक्ट में क्यों नहीं रखा गया है फिलहाल। तो देखो हम दोनों साइड में देख लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती है और क्या मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का इस पे क्या पर्सपेक्टिव है और क्या उन लोगों का पर्सपेक्टिव है जो पॉलिटिकल पार्टीज से कहते हैं कि भाई आपका होना चाहिए। देखो पता है पॉलिटिकल पार्टीज को ना बहुत सारा रिबेट मिलता है गवर्नमेंट से, जैसे टैक्स नहीं देना है और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये एक पहला कॉन्सेप्ट आता है, एक पहली डिमांड यही आती है कि भाई आप फायदा तो सरकार से सारा ले रहे हो, तो आप क्यों नहीं आ रहे हो आरटीआई के अंडर में। दूसरा ये कि पॉलिटिकल पार्टीज में आम जनता वोट करती है, पॉलिटिकल पार्टीज में आम जनता ज्वाइन करती है, आम जनता के ही रिप्रेजेंटेटिव ये बाद में बनते हैं, तो आम जनता का राइट है ना इनसे क्वेश्चन पूछने का कि क्या करते हो, कैसे फंडिंग करते हो। अब ये लोग मना क्यों करते हैं? ये लोग कहते हैं कि भाई हमारी इंटरनल चीजें हैं, अगर ये पब्लिक में आ जाएंगी तो हमारे अंदर के सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे। सीक्रेट्स मतलब हम कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे इलेक्शन जीतना है, वहां पे वैसे जीतना है, वो बाहर आ जाएगा। हमारी ऑटोनॉमी पे दिक्कत आ जाएगी, हम मनचाहा तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये इनकी तरफ से कुछ ये आता है कि भाई इसलिए हम आरटीआई एक्ट में नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने आरटीआई एक्ट को देखा और उससे पहले हमने एक आर्टिकल देखा था फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आरटीआई एक्ट में सबसे पहले इस केस का नाम क्या है जो अभी फाइल पड़ा हुआ है कोर्ट के अंदर? कहां गया यार? चलो पहले फाइनेंस कमीशन रिवाइज करते हैं, फिर आ जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। देखो फाइनेंस कमीशन अभी जो है वो 16 आनी है और आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो फाइनेंस कमीशन की बात करता है कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है, 5 इयर्स मिनिमम होता है, मैक्सिमम 6 इयर्स इस बार कर दिया गया है। मतलब हर बार के लिए नहीं किया है, जो 2017 में बनी थी उसको 6 साल के लिए दिया गया था, एनके सिंह जी ने जो हेड किया था 15 फाइनेंस कमीशन, और 1987 में भी ऐसा हुआ है। और तो कुछ है नहीं, सेस वर्सेस सरचार्ज मैंने आपको बता ही दिया है। आरटीआई का ये केस है, इसका नाम क्या है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है इसकी। इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी शुड बी अंडर द आरटीआई। तो लेट्स सी क्या होता है।
आरटीआई क्यों लाया, टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन प्लस एम्पावर सिटीजन्स, और क्या क्या आप मांग सकते हो मैंने बताया। एक्सेप्शंस क्या है, सेक्शन 8 जो है वो सारा एक्सेप्शंस की बात करता है आरटीआई एक्ट की, जिसमें मेन अगर आप याद रखना चाहो तो नेशनल सिक्योरिटी, सोवेनिटी सिक्योरिटी या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कुछ ऐसे हैं जो आप याद रखें, अगर कुछ वो आएगा तो इन्हीं में से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होना चाहिए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होनी चाहिए, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होनी चाहिए, आंसर 30 दिन के अंदर देना है, लाइफ एंड लिबर्टी का मामला है तो 48 घंटे में देना है, एक्सेप्ट करो या रिफ्यूज करो। आप अपील कहाँ कर सकते हो, पहली डिपार्टमेंट अपीलेंस अथॉरिटी में और दूसरी इंफॉर्मेशन कमीशन के अंडर में। फिर क्यों होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए, मैंने आपको दोनों बताया। देखो पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी कहना है कि सिर्फ हम ही गवर्नमेंट से फायदा नहीं ले रहे, ऐसे तो पब्लिक ट्रस्ट जो होते हैं या एनजीओ जो होते हैं या जो आपके टेम्पल्स अथॉरिटीज होते हैं, टेम्पल ट्रस्ट जो होते हैं, इन सबको सरकार टैक्स रिबेट देती है, तो क्या ये भी फिर आरटीआई के अंडर में आ जाएंगे, तो ये इनका यहाँ पे कहना है, ठीक है। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो आप लोग के एग्जाम आ चुके हैं, पास में ही हैं, तो थोड़ा 100% के उस पर आप लोग कर भी रहे हो, थोड़ा और अपना फुल इसमें एफर्ट लगाओ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।